बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज 1 जनवरी 2023 साल का पहला दिन। उम्मीद सहर की बात करो। आज के दिन हमने ये अहद करना है कि हम 2023 में अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए सोचना है। इस वक्त जो हमारे सबसे बड़ा मसला है वो इकानमी है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि हम कहाँ, वेयर वी स्टैंड। अभी इस वक्त हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो 5.8 बिलियन रह गए हैं। उसमें भी हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे दोस्त ममालिक के हैं। क्या वाकई हमारे मुल्क में इस वक्त एलसी नहीं खुल रही? हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो है एजुकेशन। क्या एजुकेशन सेक्टर में हम काम कर रहे हैं? क्या गलतियां हुई 2022 में, हमसे क्या गलतियां हुई और वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें दुरुस्त करनी हैं 2023 में? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर FPCCI के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ काजी कबीर साहब हैं, जो लीडिंग एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ फार्मर ब्यूरोक्रेट हैं, होम सेक्रेटरी रहे, इस वक्त MD हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अमीन हाशमानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फिलंथ्रापिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की इकानमी पे और एजुकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आप एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं, फार्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े बिज़नेस फोरम FPCCI के। जो हमने इंट्रो में बात की कि ये इतने सारे मुश्किलात हमारे लिए क्यों पैदा हो गए हैं, और ये जो हमारा, हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं कि इस वक्त हम मुश्किल तरीन हालात में हैं, लेकिन वाकई अब लग रहा है कि ये आज साल का पहला दिन है, और क्या वाकई हम मुश्किल हालात में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमारा मुल्क जो है और मईशत गुज़िश्ता चंद सालों से शदीद मुश्किलात और बहरान में थी, लेकिन हालात को छुपाया गया और बताया नहीं गया, और यही कहा गया कि नहीं हालात बेहतर हैं, सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्चुअली अच्छा नहीं था। गुज़िश्ता जो भी एक हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत 8 महीने से, उससे पहले तकरीबन 3.5 साल रही, लेकिन उनके दौर में भी बात थी, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से चलाया कि वो जो भी मुश्किलात थी वो मंजर आम पे नहीं आती थी, लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन चैलेंजेस थे जिसको कि वो उस वक्त की हुकूमत ने किसी न किसी तरह से मैनेज करके यहाँ दोस्त ममालिक से पैसे या फंड्स हासिल करके उसको चलाते थे। और आज भी जो हमारी मईशत है वो इसी तरह से है। जो आपके पास आपका फॉरेन एक्सचेंज फ़ंड नज़र आता है वो आपका नहीं है। ये सब पैसे भी जो है दोस्त ममालिक से लिए गए हैं, और इनफैक्ट जो है करंट सिचुएशन जो है वो इतनी उम्मीद अफजा नहीं है। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि सबको मिलकर कोशिश करनी होगी कि हम इस बहरान से निकलें, और ये बहरान जो मुआशी बहरान है ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। ऑलरेडी नुकसान हो रहा है और भी नुकसान होगा, लेकिन इसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि सब लोग मिल के बैठें और सोचें कि इस क्राइसिस में से कैसे निकला जा सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि हम क्राइसिस से नहीं निकल सकते, क्राइसिस से निकल सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर अपोजिशन पार्टी भी जो है रूलिंग पार्टी के साथ बैठे। ठीक है, अगर वो ऑफिशियली नहीं बैठना चाहते, अनऑफिशियली बैठें और देखें कि ये जो भी सूरत हाल है इससे कैसे निकला जाए। और दूसरा, हमारे पास जो मईशत में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो आप एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं वो भी तकरीबन 30 बिलियन है, और जो रेमिटेंस, होम रेमिटेंस आती है वो भी 31 बिलियन है। ये मिला के $60 बिलियन तो आपके पास आते हैं, लेकिन जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो $72 बिलियन से ज़्यादा हैं। तो ये $12 बिलियन जो है इसको कहाँ से हासिल किया जा सकता है? दो सूरतें हैं, या तो आप गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को कम कर दें, उस पर पाबंदी लगाएं, और ये $12 बिलियन जो है किसी तरह से कम किया जाए। और इसमें स्टेट बैंक ने अभी हालिया 2 महीनों में कुछ ऐसे इकदाम किए थे कि उन्होंने इंपोर्ट को डिस्करेज किया, नई LCs जो हैं वो रोका कि नई LCs ना खुलें, और उसकी वजह से दिसंबर के महीने में जो था
वो बहुत सारी एलसीज कम खुली हैं। नॉर्मली $6 बिलियन की एलसी पर मंथ खुलती है, लेकिन जो मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें तकरीबन $2.5 बिलियन की एलसी कम खुली है। आपकी हालिया गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात भी हुई, उसमें क्या बातचीत हुई? और ये जो एक परसेप्शन लोगों में है कि एलसी खुली नहीं रही है, तो ये क्या ठीक बात है? असल में ऐसा है कि एलसी खुल तो रही है लेकिन बहुत स्लो और बहुत आहिस्ता, और उसकी रफ्तार स्लो कर दी गई है। अच्छा। वो बैंक्स आपको इस तरह से करते हैं कि जी आपकी एलसी की एप्लीकेशन स्टेट बैंक भेज दी है, वहाँ से अप्रूवल आएगी तो एलसी खोल देंगे। आपने सही कहा कि मेरी हालिया गुज़िश्ता जुमे को गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात हुई थी और उनसे हमने ये मौजू ये रखा था कि जिस तरह से आपने एलसीज खोलना बंद की हैं तो बहुत सारी सनतें जो हैं 2 महीने के अंदर बंद हो जाएंगी। आमतौर से सनतों में रॉ मटेरियल जो होता है 2 से 3 महीने का रखा जाता है, लेकिन जब से इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो इंडस्ट्रीज़ ने ये तय कर लिया कि रॉ मटेरियल को कम से कम रखा जाए और उसकी कॉस्ट कम हो, 1.5 महीने पे ले आए। तो अब जिस वक्त एलसी नहीं खुल रही तो आइंदा 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी सनतें बंद हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने गवर्नर साहब को हाईलाइट की। उन्होंने कहा हमें इस चीज़ का इल्म है, लेकिन मसला ये है कि हम किसी भी सूरत ये जो $12 बिलियन हैं जो एक्सेस इंपोर्ट है इसको कर्टेल करना चाहते हैं। दो सूरतें हैं, हम एलसी खोलने की इजाज़त दे सकते हैं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर खुद से कोई प्रपोज़ल लेकर आए कि आप किस तरह से कम करेंगे, और उसके ऊपर मैंने गवर्नर साहब को ये एक तजवीज़ दी थी कि हम लोग खुद से, आप कितना परसेंट कहते हैं आपके 30% जो है इंपोर्ट ज़्यादा हैं, इस 30% को किसी भी तरह से कर्टेल करें या आप एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ाएं कि आप 30% को कवर कर सकें तो होगा। लेकिन उन्होंने एक वादा किया है कि जैसे ही नया साल शुरू होता है तो ये जो एलसी खोलने पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक उठा ली जाएंगी, एटलीस्ट फॉर द रॉ मटेरियल्स। क्योंकि अभी तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, किट्स नहीं आ रही, ऑटो इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट जो है वो 50% से भी डाउन जा रही है। आपके टेलीफोन के जो मोबाइल्स हैं इसकी भी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद है, और बाकी जो सनतें हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। अच्छा, ये आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब साल के पहले दिन पे ये आप खुशी की बात, यहाँ परसेप्शन ये है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम कैपेबली नहीं है कि हमारी एलसी खुले, क्योंकि हमारे पास पैसे ही इतने नहीं है, रिजर्व्स ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को डेलिबरेटली कर रही है टू डिस्करेज द इम्पोर्ट। देखिए स्टेट बैंक जो था उसने नवंबर और दिसंबर में कुछ स्टेप्स ऐसे लिए कि इंपोर्ट थोड़ी कम हो, ठीक, और इस तरह से कम हुई भी है। ख़ास तौर पे दिसंबर के महीने में काफ़ी कम हुई है। तो जो उनका मकसद था इनडायरेक्टली उन्होंने हासिल कर लिया है। और अब आगे ये है कि जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि 30% जो है हमारा डिसबैलेंस है। इस 30% को कहा कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट सेक्टर के पास हल है तो आप हमें बताएं, हम करने को तैयार हैं। तो हल तो 2 ही सूरत में हो सकता है, या तो थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, नंबर 1, नंबर 2 अगर वो उतनी नहीं बढ़ सकती क्योंकि आपके पास इतने एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है तो फिर दूसरी सूरत ये है कि आप इंपोर्ट कम करें। अभी हमने तजवीज़ गवर्नर साहब को ये दी थी कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं आप इसकी इंपोर्ट 3 से 6 महीने के लिए बंद कर दें, और मेरा ख्याल है कि शायद जो है इस स्टेट बैंक जो है इसी तरफ कोई कदम उठाने जा रहा है कि जो फिनिश, मिसाल के तौर पे बटर आ रहा है इंपोर्ट, बटर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बटर मुल्क में पैदा होता है, आप बजाय यूरोपियन बटर के पाकिस्तानी बटर खाएं, उसमें क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे कोई पॉलिसी मैटर आ जाए, लेजिस्लेटर बना लें, जैसे भाई ये मोबाइल है, अगर ये मैं मोबाइल नहीं इंपोर्ट करूँगा तो मेरी वफात तो नहीं हो जाएगी ना, लेकिन अगर मैं टेक्सटाइल मिल की मशीनरी नहीं इंपोर्ट करूँगा तो मेरी टेक्सटाइल मिल नहीं चल सकेगी। तो ऐसी कोई कैटेगराइज किया जाए जो एसेंशियल ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उनको रोक दिया जाए, गाड़ियों को रोक दें। गाड़ियों को तकरीबन रोका हुआ है ना, इनडायरेक्टली कार की जो किट्स वगैरह हैं वो नहीं आ रही। अच्छा, उनको रोका है, उससे काफ़ी इंपोर्ट कम हुई है। ऑटोमोबाइल की जो सेक्टर है इसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसको ये 3 महीने भी रोकते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। ये और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब आपने जो टेक्सटाइल मशीनरी का कहा, तो टेक्सटाइल मशीनरी जो है एक टर्फ पॉलिसी के तहत ऑलरेडी बहुत सारी टेक्सटाइल मशीनरी आ चुकी है। अब तो सिर्फ उनकी पेमेंट की ही बारी है, अदरवाइज़ मशीनरी सब आ चुकी है। और टेक्सटाइल में असल मसला जो है वो कॉटन की अवेलेबिलिटी का है कि कॉटन की क्रॉप एकदम ड्रॉप हो गई है, वो तकरीबन फ्लड की वजह से।
फ्लड भी उससे पिछले साल भी कम हुई थी, वो 9 बिलियन से कम होते होते अब 6 मिलियन बेल्स पर आ गई है। तो वो एक जो चीज़ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है। मैं आपसे इस पे आके मज़ीद हम बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसी से ही हमारे मुल्क के बाकी सारे कारोबार चलेंगे। काजी कबीर साहब, आप MD हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का। आज मेरा आपसे पर्टिकुलर सवाल है, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे, आप होम सेक्रेटरी भी रहे, इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं पर्टिकुलरली सिंध की बात करूं, एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट क्या है? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इनवाइट करने का। आज नए साल के मौके पे जहाँ नई उम्मीदें हैं वहाँ पर हमें यह भी एतराफ़ करना चाहिए कि गुज़श्ता साल में या गुज़श्ता कई सालों में हम एजुकेशन सेक्टर में वो काम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। इसमें जो फेल्यूर के जो रीज़न्स हैं वो देखने के बजाय अगर हम इस पे काम करना शुरू करें कि आगे हमने इसको क्या करना है और आगे हमने क्या ठीक करना है, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आगे की तरफ देखें और पीछे का ऐसा छोड़ दें। अदरवाइज़ आज पाकिस्तान में अगर हम कहते हैं कि तकरीबन 21.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, सिंध में तकरीबन 5 से 6 मिलियन बच्चे हैं, पंजाब में तकरीबन 13 मिलियन बच्चे हैं। तो और अब ये नंबर में भी डिफरेंट होता हो, हम इसको कंटेस्ट भी करते हैं कि जितना नंबर नहीं इससे कम है, लेकिन अगर इससे कम भी नंबर है इवन देन हमारे लिए एक परेशान होने का तो सोर्स है नहीं है ज़रूर कि इतने बच्चे हमारे क्यों बाहर हैं, चाहे वो 2 मिलियन हो चाहे 5 मिलियन हो, लेकिन स्कूल से बाहर क्यों हैं? ये तो नहीं हो सकता कि मेरे घर में 4 बच्चे, मेरा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा अगर, तो मेरे लिए एक ये और हम दुनिया में सेकंड नंबर पे वर्स्ट 13 है जो हमारे बच्चे। जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए सिचुएशन है और हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे। मेरे ख्याल में अभी इस पे बहुत सारी फेडरल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, बाकी भी काफ़ी जो इदारे हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो 2 ही चीज़ें सामने आई हैं। तो एक तो आगे चल के हमें ये देखना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमने कैसे बढ़ाना है, और नंबर 2 हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कैसे स्ट्रेंथन करना है। अभी आप देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन अभी काफ़ी सालों से नॉन फॉर्मल एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनती रही हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे उस तरीके से अमल नहीं होता रहा। सिंध में हमारी जो मौजूदा कैबिनेट है, इन्होंने 2017 में एक बड़ी ज़बरदस्त नॉन फॉर्मल एजुकेशन की पॉलिसी अप्रूव की और कैबिनेट ने इंश्योर कराया कि हर साल के बजट में इतने पैसे प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। लेकिन समहाउ हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ नॉन फॉर्मल है वो उसको अभी तक कोई एक भी ऐसा बड़ा इनिशिएटिव नहीं कर सका। अभी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, लेट्स सी कि वो कैसे जाता है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, इदारों के साथ मिलके उसमें काम किया है। वी हैव मोर देन 120 सेंटर्स जिसमें बच्चे पढ़े, लेकिन इस पर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। यही 2 एक तरीके हैं कि जिनके ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में ला सकते हैं। अभी आप देखें कि इस वक्त आपके पास हुकूमत के जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल हैं, हमारी 70 से 80% जो बच्चे हैं वो तकरीबन 7 या 8 हज़ार स्कूलों में हैं, और बाकी जो हमारे 42,000 40,000 स्कूल हैं वो बाकी पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वो स्कूल या नॉन फंक्शनल है या वो ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर रहे, उनकी वो जो ऑप्टिमम उनकी यूटिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है उसमें, या फिर जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त और बात करते हैं कि कुछ घोस्ट स्कूल हैं, कुछ स्कूल नहीं चल रहे, कुछ कैसे हैं। तो हमें इस पे ऊपर भी तवज्जो देनी है कि हम कैसे करें उसको। दूसरा बड़ा मसला ये है, वो है ड्रॉप आउट का, कि इनरोलमेंट भी चले गलत हो या दुरुस्त हो, लेकिन इनरोलमेंट एक आ जाती है और उसके बाद क्लास 5 के बाद बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब मेन रीज़न ये है कि आपके पास प्राइमरी स्कूल जो हैं वो अराउंड 92% स्कूल प्राइमरी हैं। अब वो 1 कमरे के हैं, 2 कमरे के हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, लेकिन वो 92% करीब। और बाकी जो ऊपर वाले स्कूल हैं वो कुछ 7% 6% है जो कि पोस्ट प्राइमरी स्कूल हैं। तो बच्चे यकीनन फिर उन स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है कि हमें अपग्रेडेशन पे काम करना है। ये पिछले हफ्ते में बड़ा अच्छा काम हुआ है। मौजूदा जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए बाकायदा एक पॉलिसी बनाई है, कमेटी बनाई है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों को अपग्रेड हम करते जाएंगे। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में हमारी ये पॉलिसी रही है। जब मैं 2019 में जब मैं बना था MD, तो उस वक्त हमारी कोई 76% पोर्टफोलियो जो था वो प्राइमरी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 36% पोर्टफोलियो प्राइमरी है, बाकी हमारा तमाम अब हम पोस्ट प्राइमरी पे चले गए हैं, ताकि हम बच्चों के लिए मौक़े भी फ्राहम करें,
तीसरा इशू ये है कि क्या सिर्फ एजुकेशन में बच्चों को दाखिल करते जाना है या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी हमने तवज्जो देनी है। जी काजी साहब, वेरी राइट कि इस वक्त हमें ये सोचना है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हम वाकई क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज 1 जनवरी 2023 साल का पहला दिन। आपको सबको खुशियों भरा साल मुबारक, और इस अहद के साथ कि इस साल में हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, जो पिछले साल गलतियां की थी वो ना दोहराएं। अमीन साहब, आपसे मैं अगर ये सवाल रखूं कि जिस तरह से सर ने कैटेगरिकली एजुकेशन के बारे में बताया कि हमारे पास कितने बच्चे कितने स्कूल, क्या हमारी एजुकेशन की क्वालिटी, क्या हमारा सिलेबस, क्या हमारा करिकुलम वो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को मीट भी करता है? कि अगर हम कल चाहें कि हमारे बच्चे हम एक्सपोर्ट करें, हमारे बच्चे बाहर जाएं और जाके अपने आप को मनवाएं, और वहाँ से जिस तरह से सर ने बताया कि 31 बिलियन जो हमारा रिमिटेंस है वो बाहर से आ रहा है, तो हम इसके कैपेबल हैं? तो द आंसर इज़ येस एंड द आंसर इज़ नो। अच्छा, दोनों हैं? हाँ, दोनों हैं। अगर आप येस में मीन्स कि आप मे बी 1% वो आप क्वालिफाई करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड पर, 95% या 99% डू नॉट डू इट। ओके, दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप गरीब के बच्चे हैं तो आपका चांस ही नहीं बनेगा। आप गांव में पैदा हुए हैं, आपको चांस ही नहीं मिलेगा। शहर में है, उसमें भी कुछ अगर आपको कुछ सर्टन एडवांटेजेस आपको मिलती है या कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, लकी हो, तो उसमें जाके आपको कुछ चांस आपको मिल सकता है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज आपको नहीं मिलेगा चांस। दिस इज़ रोल ऑफ द डाइस, ये एक फैक्ट है। अब इसकी वजह क्या है? बहुत सारी है। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट्स का ब्लेम कर सकते हैं। मैं एजुकेशन सेक्टर में रहता हूँ इन थ्रू माई सोशल वर्क। मसला ये है कि मैंने बहुत सारे सेक्रेटरीज देखे एजुकेशन का, वेल मीनिंग, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट। सिंध में भी हमने देखा, मिनिस्टर्स भी मैंने देखा, बहुत ज़बरदस्त है। मसला ये है कि इंडिविजुअल का काम नहीं है, इशू एक इंडिविजुअल का नहीं है, राइट? पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं? काजी साहब आज ये चला रहे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, राइट? और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत अच्छी है। इनको आप बना दे सेक्रेटरी एजुकेशन, मेन सिस्टम में लेकर आए, ये फेल हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। अच्छा, बिकॉज सिस्टम ही यही है कि फॉर एग्जांपल आप टीचर्स ले लें, टीचर्स भर्ती किए गए थे बहुत साल पहले बंदरबाट में, वहाँ मेरिट नहीं है, ठीक है? और सिंध की सिर्फ बात नहीं करें, आप केपी में देख लें, वहाँ भी हमने देखा था एजुकेशन रेवोल्यूशन की बड़ी नारे लगे थे, वहाँ भी एक्चुअली लिटरेसी रेट डिक्लाइन हुआ है। पंजाब में पढ़ा लिखा पंजाब के बड़े हमने नारे सुने थे, वहाँ भी स्टैटिक है, कोई इम्प्रूवमेंट ड्रामेटिकली नहीं आई है, राइट? सिंध में डिक्लाइन है, सिंध में एफर्ट हुई है एट इंडिविजुअल लेवल, बलूचिस्तान में भी डिक्लाइन है, राइट? एंड प्लस ऑब्वियसली कोविड आया था 2 साल, उसमें बहुत सिवियर ये आपको एक झटका पड़ा है, ये दुनिया भर में हुआ है कि एक बच्चा है 2 साल तक स्कूल नहीं जा रहा है। थोड़ा और डिफाइन देखिए, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें ना, इस वक्त जो सिंध का एजुकेशन सेक्रेटरी अकबर लगारी हमारा दोस्त भी है, शायर भी है, अदीब भी है, पढ़ा लिखा भी है, हार्ड वर्क भी है, लगा भी हुआ है, हर किसी को रिस्पॉन्ड भी देता है, फेसबुक पर लाइव आके सबके क्वेश्चन कर कुछ नहीं पा रहा। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं और आप भी बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है सिस्टम। भाई देखे ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, पीसीएफ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना? प्राइवेट सेक्टर जैसा SEF है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम, और बहुत, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, राइट? वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, टीचर्स प्राइवेट सेक्टर से आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप उसको मॉनिटरिंग एवेल्युएशन होती है। ये जी। आप मेन एजुकेशन आप देख ले, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स है, इंटरफियरेंस होती है, राइट? जनरली पाकिस्तान में, सिंध में भी होती है, सब जगह होती है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। SHO भी कभी अपॉइंटमेंट होता है। अभी आप सिर्फ पॉलिटिक्स आपने कहा कि इसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सेक्रेटरी के हाथ में नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन द पास्ट जो टीचर्स जो हायर हुए थे, अभी नहीं,
बहुत पहले वो मेरिट पे नहीं हुए थे, आज मेरिट पे हो रहे। एग्जामिनेशंस होती है टीचर्स की, अच्छा। पास होते हैं। अब एग्जामिन में अगर आपको 40,000 टीचर चाहिए, वो टीचर पास ही नहीं होते, आप क्या करेंगे? 40,000 अगर आपको टीचर चाहिए, आपके एग्जाम में 5,000 पास होते हैं, मेरिट ही नहीं है, ग्रेड ही नहीं है, आप क्या करेंगे? स्कूल आप खाली छोड़ेंगे। मजबूरी फिर आपको पासिंग स्टैंडर्ड आपको नीचे ले आना पड़ता है, राइट? ये वाला इश्यू नंबर 1। नंबर 2, जो नालायक टीचर्स जो बैठे हुए हैं उनको आप फायर करें, वो कोर्ट से आके स्टे ऑर्डर लेके रीइंस्टेट हो जाएंगे। आपको आगे 32 दान दिखाएंगे, आप क्या कर सकते हैं? उसका हल क्या है? हल क्या? कोर्ट से वो लेकर आते हैं। नहीं तो कोर्ट का भी तो कोई हल होना चाहिए। वही मैं आपको कह रहा हूँ, सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, इंडिविजुअल नहीं है। आप सिर्फ अगर आपको एजुकेशन सही करना है, हेल्थ सही करना है, आपने आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सही करनी है, आपने फाइनेंस सही करना है, आपने सोसाइटी को सही करना है। मीडिया में आप बैठे हैं ना, मीडिया में कितने प्रोग्राम होते हैं एजुकेशन के बारे में? सारा दिन सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स, ये हो रहा है, उसने ये स्टेटमेंट दिया, ये जवाब आ रहा है, गाली गलोच। आप लोग मीडिया कितना आप लोग हम कर रहे हैं ना अभी आपसे, आप इसीलिए तो मैं आया हूँ आपके प्रोग्राम में। बताए ना। अरे बाबा, इसीलिए मैं साल का पहला दिन है, हम ये ऐड करते हैं कि एजुकेशन पे हम तो एक काम करें ना, आप फिर ऐड कर ले कि मीडिया वाले के रोज हाईलाइट करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, नहीं, ये हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। ये आपने आज किया है, वरना आप रोज टीवी देखें तो टॉपिक क्या आते हैं? नहीं होते प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन बताएं। देखिए अभी आपने कहा कि अगर कोई भी टीचर को हम निकाल लेते हैं वो कोर्ट चला जाए, अब क्या करें? वही मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए इट्स बियॉन्ड रिडेम्पशन। जो सिस्टम है ना, उसको आप चेंज करने जाएंगे, मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं होना है। दिस इज़ अ फैक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कोई इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। जो भी पॉलिटिशियन नारे लगा रहे, झूठ बोलता है, नहीं कर सकता सिस्टम। दिस इज़ अ फैक्ट, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कल मुझे आप बना दे, मैं आज सिंध का मिनिस्टर है, बड़ा पैशनेट है, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी हार्ड वर्किंग, कर रहा है। पर छोटे छोटे, जब आपको एक ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, आप अगर उसको ड्रिप के टीके लगाएंगे, वो हल नहीं होगा, बिकॉज पूरी जनरेशन निकल जाएगी। द ओनली सोल्यूशन इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपसे सोल्यूशन इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन ठीक होगी तो हमारा पूरा मुल्क ठीक होगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जुबैर तुफैल साहब से बात करेंगे कि कहाँ हैं हम, मतलब अगर हम एशिया में भी देखते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं रहा है, हमारे इंडस्ट्री पीछे क्यों आ रही है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज साल का पहला दिन है और हम बात कर रहे हैं कि हमारी इकानमी किस तरह से बेहतर हो सकती है। सर, हम मिसाल देते हैं जी, बांग्लादेश हमसे कल जो है वो अलग हुआ, उसका जो हम इंडिया से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, चाइना से कंपेयर, वियतनाम से भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी तो डायनामिक्स हमारे जैसी है, लोग हमारे जैसे ही हैं, तो वो $50 बिलियन से भी अबव आपका एक्सपोर्ट उनका चला गया। उन्होंने क्या किया ऐसा हमने क्या नहीं किया? पास सबसे बड़ा उनका सारा एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 80% तक एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल का है। अच्छा। और उन्होंने टेक्सटाइल की जो वर्क फोर्स है वो लाखों की तादाद में वर्क फोर्स बनाई, उन्होंने लेडीज़ को ट्रेन किया, और ये सारे जो भी उनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इसमें 80-90% लेडीज़ हैं। वो अपना गारमेंट्स बनाती हैं और वो एक्सपोर्ट करती हैं। उनके पास बहुत अच्छा वर्क फोर्स है जो पाकिस्तान में नहीं है, जबकि उनके पास 1 किलो भी कॉटन पैदा नहीं होती है, वो कॉटन बाहर से या यान बाहर से मंगवाते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए उसमें थोड़ा सा हमारा और बांग्लादेश का फ़र्क ये है कि बांग्लादेश में जो गैस है काफ़ी हद तक उनकी अपनी गैस है। पाकिस्तान में गैस जो है उसका रिज़र्व जो है डिक्लाइन हो रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से, और जो आप अल्टरनेट एनर्जी के लिए एलएनजी लाना चाहते हैं वो एलएनजी बहुत महंगी है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा है कि हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश में गैस जो है गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान से सस्ती है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है हमसे। और दूसरा, उन्होंने अपने वर्क फोर्स को बहुत अच्छा ट्रेन किया, और वहाँ पे कोई स्ट्राइक का ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं होती। सर, आज पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट, उनके आप पहले साल के दिन पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त होगी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनको
पॉलिसी से सपोर्ट करें। हम नहीं कहते आप फाइनेंशियल सपोर्ट दें, आप पैसे दें, ना तो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं देने के लिए। हम तो कहेंगे कि पॉलिसी ये है कि ब्यूरोक्रेसी के पास जब भी कोई एक्सपोर्टर्स के मामला जाते हैं वो उसको जल्द अज जल्द हल करें। उनके पास एक फ़ाइल आती है, वो फ़ाइल जो है 2 दिन में डिस्पोज होनी चाहिए। उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। उसको दबा के नहीं रखें, उसमें जो भी फैसला करना है हाँ या ना, वो 48 आवर्स के अंदर फैसला करके उसको आगे भेजें, रुकावट ना डालें। अब रहा गैस का मसला, देखिए गैस जो एनर्जी की हमारी प्राइस इस रीजन में सबसे ज़्यादा है और इसमें किसी को भी ब्लेम नहीं दिया जा सकता। आपकी अपनी जो डोमेस्टिक गैस है वो उसके रिज़र्व जो हैं डिक्लाइन हो रहे हैं। अब अल्टरनेट क्या है, आप यहाँ एलपीजी इंपोर्ट करेंगे या एलएनजी इंपोर्ट करेंगे। एलएनजी की प्राइस जो है दुनिया में बहुत बढ़ गई है और बढ़ी किस वजह से, जब से यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हुई है तो पहले वहाँ से रशिया से ये एलएनजी सब जगह दुनिया में जाती थी, तो वो वहाँ पे उन्होंने सप्लाईज कम कर दी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने यूरोप की गैस को रोक दिया क्योंकि उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे और यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे वो रशिया की मुखालफत कर रहे थे फॉर यूक्रेन वॉर, कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए। तो उसके जवाब में रशिया ने उनकी गैस बंद कर दी। जब गैस बंद की तो पूरे यूरोप के अंदर एक क्राइसिस पैदा हो गया, उसके इंडस्ट्री में भी और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास भी। तो यूरोप ने सारी गैस जो है कतर से लेना शुरू कर दी। उस वजह से कतर के अंदर जो गैस की प्राइस है वो मैनी टाइम्स इंक्रीज़ हो गई और वो गैस की जो करंट प्राइस है वो पाकिस्तान की रीच से बाहर है। आप हल ये बता रहे हैं कि अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। जी काजी साहब, आज साल का पहला दिन 2023, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 5 कोई गवर्नमेंट के लिए कोई आप स्टेप्स सजेस्ट करें जिससे हमारा एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर हो जाए। जी, आज नए साल के मौके पे हमें नया अहद करना चाहिए कि हम अपने इस सबसे अहम सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आज जो जनरेशन नीचे जा रही है, आज हम देखते हैं, आज हम एग्ज़ाम ले रहे हैं जब, तो आपने देखा है कि पिछले दिनों जो मेडिकल के एग्जामिनेशन हुए हैं, जी सर, पब्लिक स्कूल से आने वाले सिर्फ चंद % बच्चे हैं जो कि कामयाब हो सके, बाकी तमाम बच्चे वो हैं जो प्राइवेट सेक्टर से O लेवल A लेवल करके आए। तो हमने ये जनरेशन का हाल हमने देख लिया और जिस तरह से हम जा रहे हैं आगे वाली जनरेशन में भी और पीछे चली जाए। तो हमने अगर इन जनरेशन को इम्प्रूव करना है, जो यकीनन हमें करना चाहिए हमें, और हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले हमें एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है पब्लिक सेक्टर से। और अगर गवर्नमेंट इसमें जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर यह है कि हम अपने साथ शरीक करें प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हम इतने अरसे से करते चले आ रहे हैं और हमने देखा कि उसका रिटर्न हमें वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज अगर हम प्राइवेट सेक्टर को उसमें शामिल करेंगे तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस है वो हमें मिलेगी, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। और इसका नतीजा हमारे सामने है। सिंध गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम किया है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए पिछले 30 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और इसका नतीजा आज हमारे सामने है कि सिर्फ 2600 स्कूलों में हमारे 9 लाख 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ साथ हुकूमत की साइड पर अगर जो पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनमें देखें तो शायद आपको वो नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि हुकूमत के स्कूल हैं या एजुकेशन फाउंडेशन के जो स्कूल हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से जो स्कूल चल रहे हैं हमारे बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत सिंध के और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के, तकरीबन 1000 से 1500 की रेंज में हम एक बच्चे पे खर्च करते हैं एक स्कूल में। यही अगर पब्लिक सेक्टर का जो स्कूल है जो कि इतना शायद फंक्शनल भी नहीं है, ऑप्टिमल यूटिलिटी भी नहीं है उस स्कूल की, वहाँ पर ख़र्चा तकरीबन 3500 से 4000 रुपये है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लें अपने साथ तो मुझे यकीन है कि हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए से अब हम नॉन फार्मल और जो टेक्निकल साइड हमारा है, जो स्किल डेवलपमेंट का साइड है बच्चों का, उसको भी हम आगे लेकर आएँ और हम उसमें एक्सपेरिमेंट करें। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि हम प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, जो बच्चे एडोलेसेंट और एडल्ट वाली कैटेगरी में चले गए हैं उनको हम नॉन फार्मल के कोर्स कराते हैं प्राइमरी या मिडिल के बराबर और फिर उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और अब हम जायका के साथ मिलके, सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके अब हम मिड टेक का प्रोग्राम भी शुरू करें कि जहाँ पे मिडिल से लेके आगे के जो क्लासेस हैं उनमें बच्चों को तालीम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी दे दें। और सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अभी जो कि यूथ की एम्पावरमेंट और एजुकेशन का, कि जहाँ यूथ को एजुकेशन भी देंगे फिर उसको एम्पावर भी करेंगे थ्रू उसकी इंटरप्रेन्योर जो स्किल है उसको हम डेवलप करेंगे। तो यही तरीका है एक आगे
बढ़ने हमारे का। आगे अमीन जाने आजमल का। साहब, आप बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। इस वक्त हमारे मुल्क में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन, फिर इसके बीच में जिस तरह से साईं ने अभी बताया कि ए लेवल जब आता है तो वो मैट्रिक और इंटर उसकी आपस में कंपटीशन नहीं कर पा रहे होते हैं आप। तो हम इस सारे सिस्टम को और पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट लोगों को, जो लोग पहले कर रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों को हम मर्ज कर सकते हैं कि हम कोई अच्छा सा एक सिंगल एजुकेशन सिस्टम बनाएं पूरे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल नहीं बनाए, अच्छा। एब्सोल्युटली नॉट। जो बच्चा माँ बाप जो मदरसे में भेजती हैं उनकी एस्पिरेशन ही कुछ और है, उनका एम्बिशन ही कुछ और है। जो ओ लेवल्स के लिए भेज रहे हैं या कोई बच्चा एक स्कूल में भेजता है, प्राइवेट स्कूल में भेजता है, उसके एस्पिरेशंस कुछ और है, बच्चे का जहन कुछ और है, राइट? ठीक है। तो आप सेगमेंट में आप बनाते जाएं, लेकिन जो एलिफेंट इन द रूम इज़ द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक। ये जो सिस्टम है ये फेल हो गया है, 50 साल से हम देख रहे हैं फेल हो गया है, राइट? अब इसको आपको रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म जैसे कहा, आप एक बकेट है, लीक कर रहा है, आप जितना ऊपर पानी डालते जाए लीक करते जाएगा। फ़ायदा क्या है? आप उस पर पैसे डालते जाए, यू वेस्टिंग योर मनी। 1000 बिलियन रुपीस हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हमारे बच्चों पे। उसका आप जब हम बिजनेस में है ना, हमने एक इन्वेस्टमेंट की रिटर्न क्या रहा आप देख लें। मैं ज़ीरो नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी लो। ओके, वो बच्चा निकलता है, पाँच ग्रेड का जो बच्चा है वो क्लास 1 का स्टैंडर्ड का नहीं कर सक रहा है, राइट? बेसिक, दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ विच इज़ पाकिस्तान। हम क्राइम कर रही है। इसके लिए हमें ड्रास्टिकली हमें चेंज करना, ना सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, गवर्नेंस में आप देखें तो अगर आपको एक चाहिए ना, आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, आपको जो आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे। हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे को क्यों मसला आया है, क्यों आज हम रो रहे हैं कि इकोनॉमी बैठ गई, क्यों? हमारी इकोनॉमी रेजिलियंस नहीं है। ऑयल प्राइस ऊपर गई, ये कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई, हम बैठ गए बिकॉज हमने एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं की। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पावर सेक्टर का को रिफॉर्म करना है, आपको टैक्स सिस्टम आपको रिफॉर्म करना है, आपको गवर्नेंस सिस्टम आपको रिफॉर्म करना है। कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पॉलिटिक्स ना, आप गवर्नमेंट की तरह आप नहीं देख सकते। एक फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल अलग है, लोकल बॉडीज़ के अलग होते हैं, स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अलग स्टेक होल्डर्स है, राइट? जुडिशरी अलग स्टेक होल्डर। पॉलिटिशियंस को फॉर अ बिगिनिंग इनको साथ बैठना पड़ेगा टू कम टू चार्टर ऑफ इकोनॉमी, राइट? कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक आप नहीं करेंगे, 5 साल के बाद भी अगर जिंदगी रही हम बैठेंगे ना, इधर ही यही कहानी हम कोई और वो है ना, उधर ही हम गोल गोल घूमते रहेंगे। एजुकेशन की यही होगा बिकॉज सिस्टम नहीं चल रहा है। वी नीड मेजर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हार्ट सर्जरी की जरूरत है। एंड आपकी मीडिया की तरफ से मैं कहता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ कोई हेल्थ एजुकेशन में डिबेट ही। आपको रेटिंग्स चाहिए, गाली गलौज तो रेटिंग ऊपर जाती है, आपकी दुकान चलती है। सो यू हैव टू टेक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सीरियस इशू जो नहीं कर रहे हैं। हमने साल के पहले दिन से शुरू किया है, इसीलिए शुरू किया है। अमीन आजमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजी कबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर तुफैल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम इसके साथ ख़त्म हुआ और इस अहद पे हमने आज का प्रोग्राम ख़त्म किया। जिस तरह से काजी साहब ने फरमाया कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। एटलीस्ट जो हमारा बच्चा मैट्रिक इंटर करके फिर वो सीवियाँ बना के अपनी और वो नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसको कहीं नहीं मिल रही, उसको यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा वडेरा, मेरा सरदार, मेरा चौधरी मुझे कहीं सरकारी नौकरी दिलाए। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करें, बच्चों के अंदर कम से कम उनको प्लम्बर बनाएं, उनको इलेक्ट्रिशियन बनाएं, उनको कारपेंटर बनाएं, उसके पास स्किल हो, वो कहीं भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दे और इस पाकिस्तान की इकानमी के लिए कंट्रीब्यूट करे। और ये अहद करना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कहा कि ओपन सर्जरी होनी है हर चीज़ की। सिस्टम को बिल्कुल चेंज करना है तो ही कुछ आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ तो पिछले साल में भी वही चीज़ें हुई हैं, उससे पिछले साल में भी वही चीज़ें हुई हैं। हमने तो उससे पिछले साल में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सुनी कि पाकिस्तान नया बन रहा है, पाकिस्तान नया बन चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान ना नया बना, न पाकिस्तान तो उसी तरह से चल रहा है। तो बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लिए कि आज पहले दिन पे ये अहद करें कि अपने लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी न्यू ईयर।